चलो देखो, तो अभी तक देखो ज्यादा कुछ नहीं था टॉर्क में। सिंपल सा मैंने शायद स्क्यू लाइंस और नॉन स्क्यू लाइन से समझाया था। टॉर्क का डायरेक्शन निकालना आता हमें, आर क्रॉस एफ करके आराम से डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। अब आज का अभी जो है थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है, जरा देखो कैसे सारी पुरानी चीजें वापस आती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते थे, भगाऊंगा दोनों को क्लास से बाहर अभी। तुझे वो इधर उधर क्या देख रहा है? इधर तो आप इधर देखो ना, फिर मैं कहीं उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है, लिखा है तो बताओ, पढ़ लो उसको। तुझे देखकर आजकल खत लिख रहा हूं, क्या हो गया है? जब अपन ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते थे तो सारा किस, अच्छा दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया है क्या? उधर फोर्स लगाओ, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ दिमाग में बैठ जाए। फोर्स लगाओ, डिस्प्लेस होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, वर्क होगा, मोमेंटम होगा, वो सारी बातें हुई। अभी हम क्या कर रहे हैं, चीजों को रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। रोटेट कराने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क लगाना पड़ेगा, समझ गए क्या? जो काम आप फोर्स करता था, रोटेट कराने के लिए रोटेशन में लगाना पड़ेगा? टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो बच्चों, तो वहां पे भी अपन पढ़ते थे कि जैसे अगर मान लो कोई एम मास का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और इस पे कोई, अगर मैंने कहा इस तरफ से F1 फोर्स लगा, इस तरफ से कोई F2 फोर्स लगा, मान लो इस तरफ से कोई एक और F3 फोर्स लगा, तीन तीन फोर्सेस लग रहे हैं। अब मैं कहूंगा कि इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो तुम कहोगे सर अगर इस पे लगने वाला अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना, वेक्टर की तरह ऐड कर देते थे। अरे इधर वाले को प्लस लिखा तो समझ कैसे लिखते, F1 प्लस F3 प्लस माइनस F2 इज इक्वल टू जीरो, यही काम करते थे। सेम रिपीट यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं रोटेशन में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझो, देखते चलो। मान लो ऐसे करके मैंने कोई एक रिजिड बॉडी ले लिया और बच्चा इस रिजिड बॉडी का ये है एक्सेस, ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड ये ऐसे रोटेट कर सकता है। अब मैंने कहा कि मान लीजिए बच्चा किसी r1 डिस्टेंस पर, लेट अस टेक किसी r1 डिस्टेंस पर मैंने कोई फोर्स F1 इधर लगा दिया और इसी इसी एक्सिस से किसी r2 डिस्टेंस पे मैंने मान लो कोई फोर्स F2 लगा दिया। बढ़िया, तुम्हें लगता है ये वाला फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? क्यों नहीं? टॉर्क प्रोड्यूस ही कैसे होता, फोर्स लगा के, पर उसको सही जगह पे लगाना पड़ेगा ना। इसके पास कैपेबिलिटी है ना कि ये ऐसे करके घूम सकता है, तो फोर्स भी तो आप इधर ही लगा रहे हो, यानी इस फोर्स की वजह से भी टॉर्क बनेगा, इस फोर्स की वजह से भी टॉर्क बनेगा। जरा मुझे डायरेक्शन बताना तो टॉर्क का क्या होगा। अगर अपन इसकी इस वाले पॉइंट P पे अगर टॉर्क का डायरेक्शन देखना चाहेंगे तो कैसा होगा, देखो R1 ऐसे, R क्रॉस F होता है टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। R इधर है, F इधर है, टॉर्क इधर जाएगा इनवर्ट। तो मान लो मैंने कहा यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है टाउ 1 लिख देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ ये इनवर्ट है, बढ़िया क्या। इसी तरह मान लो बच्चा कुछ ऐसा इधर पॉइंट, इसको मान लो मैं ले लेता हूं कोई पॉइंट Q है, यहां पे देखो तो R2 कुछ ऐसा है, फोर्स का डायरेक्शन ये, टॉर्क किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है। टॉर्क कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाउ 2 कितना आ रहा है, निकाल सकते हैं वैल्यू क्या पर, ये डिस्टेंस रहा, ये फोर्स रहा। तो टॉर्क का फॉर्मूला मैंने दो तीन बता रखा है, या तो आप R और F के बीच का एंगल देख लो, या तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सेस के बीच की दूरी देख लो। तो कैसे भी करो तो देखो, तो फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है ना इस तरफ, और ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है इस पॉइंट पे, 90 डिग्री का था। या दूसरी भाषा में करो तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो यही वाला रहेगा ना, अरे इसी लाइन पे तो फोर्स वाला लग रहा है। और एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपको, R2 दिया हुआ है, बढ़िया। तो टाउ 2 निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, R2 इंटू F2 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? और इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, आउटवर्ड, तो इधर इसको कर दिया हमने ऐसे करके आउटवर्ड, क्लियर है। उसी तरह टाउ 1 कितना हो जाएगा, F1 इंटू R1 दिख रहा है क्या, बट ये किधर है, इनवर्ड, ठीक है, दोनों अपोजिट में है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि ये अभी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए आप लोग क्या लिखते थे, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, और अभी किस पे चर्चा हो रही है, रोटेशन पे। तो क्या बोलो सर, नेट टॉर्क जो इस बॉडी पे लगना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, समझ गए क्या कहानी।
तो क्या हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, अगर इनवर्ट वाले को प्लस लूंगा तो आउटवर्ड वाले को किसमें लिखना पड़ेगा, माइनस में लिखना पड़ेगा ना। तो मान लो अगर मैं इनवर्ट वाले को प्लस लिखता τ1 और बाहर वाले को माइनस में लिखता, तो कुछ ऐसे लिखता है क्या, प्लस माइनस T2, जो मैं ठीक से लिख देता हूँ, T1 प्लस माइनस सॉरी τ2 शुड बी इक्वल टू 0। अब कंडीशन लिख सकते हैं क्या आराम से। अच्छा एक दो और लग रहा होता तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, सिर्फ आप क्या पकड़ते हैं, डायरेक्शन देख लो, कौन सा टॉर्क अंदर है, कौन सा टॉर्क, तो अंदर वाला सारा टॉर्क किसके बराबर है, दो बाहर वाले के, तो इसका मतलब ये बॉडी किसमें इक्विलिब्रियम में पुराने वाले से रिलेट कर पाए। अब देखो आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, अपन थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं और आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखोगे। देखना आप इस चैप्टर को नए चैप्टर की तरह ट्रीट मत करो, पुराने वाले से रिलेट करके रखो तो आपको थोड़ा आसान लगेगा। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपसे बोला है कि एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है L। देखो अपना एक और तरह का गेम चलेगा, मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इक्वेशन बनाना सीखें। चैप्टर्स जैसे जैसे आगे जाएंगे आपके पास अस्त्र तैयार होते जाएंगे इक्वेशन बनाने के लिए। हमारे पास अभी एक और ऐड हो चुका है, क्या सर, टॉर्क नाम की भी एक चीज है, उससे भी इक्वेशन बनता है। कहीं पे अगर फोर्स दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है, तो वहां पे टॉर्क निकाला जा सकता है। ठीक है, जरा देखते हैं एप्लीकेशन। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, ये समझ में आ रहा है क्या, इसका लेंथ दे दिया L, बढ़िया। मास इसका बच्चा दिया हुआ है M, इज हंग फ्रॉम अ टू स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, बच्चा इनका जो लेंथ है ये बराबर दे दिया। फ्रॉम अ सीलिंग एज शोन इन अ फिगर, डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। सवाल समझ में आया क्या, क्या आपने टेंशन में पहले भी सुना है क्या, कहां पे, एनएलएम में पढ़ा था ना यार, वर्क में भी आया था, वर्क डन बाय टेंशन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, तो आपके मन में एक ख्याल आएगा, सर ये रहा T1, तो समझ रहे हो क्या, और ये रहा T2, बढ़िया। निकालना क्या है, अपने आप समझो, T1 और T2 निकालना है। तो मेरे पास कितने मतलब वेरिएबल्स कितने हो गए, तो इक्वेशन कितने बनाने पड़ेंगे, इतना हवा लगता है। कॉमन सेंस से बताओ कहां का इक्वेशन बनाया जा सकता है। अच्छा बताओ इसमें टेंशन आ क्यों रहा होगा, किसकी वजह से, पागल फोन क्यों वहां पे खुला हुआ है कॉपी के बीच में, बैग में रखी, और गलती से भी दिख गया, इतना बेइज्जती करके भगाऊंगा ना, फिर दोबारा शक्ल भी नहीं दिखाओगी। नहीं मन लग रहा क्लास से बाहर जा सकते हैं, नहीं मन लग रहा है आप इज्जत से जाइए, आपका भी इज्जत बचा रहेगा और मेरा भी, है ना, समझ में आया। क्या हमारा कॉमन सेंस बोल रहा है कि दो धागे जैसे टांग रखे हो सर, तो जो इसका वजन होगा वही तो इस पे टेंशन प्रोड्यूस कर रहा होगा, लॉजिक है कि नहीं है। पर अब यहाँ पे सिनेरियो में सर इसको इक्वेट करें, अच्छा अब इस पूरे रॉड का मास कितना दिया हुआ है, नहीं एम ही दिया हुआ है, तो अब इसको कहां से यहाँ पे डीएम से इक्वेट करें, क्या केवल ये डीएम ही T1 के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, पूरा रॉड। अब पूरा रॉड है तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है ना, कौन सा, सर सेंटर ऑफ मास को पकड़ लो, ये जो सेंटर ऑफ मास होगा वही तो पूरा रॉड का सेंटर ऑफ मास पे कंबाइन लगा रहा होगा ना। अगर इस रॉड की लेंथ L है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, L/2 पे, कॉमन सेंस बोलते थे। तो तुमने कहा मेरे से कि सर इस L/2 पे ना इस पूरे रॉड का मास है, समझ गए क्या, और ये पूरा नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, इतना पकड़ पा रहे हो, तो ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, T1 और T2, और नीचे लगने वाला कौन सा है। तो क्या एक इक्वेशन यहाँ से ऐसे बना सकते हैं हम लोग, तो बड़ी चीज तो नहीं है ना। अब तीन धागा होता तो भी तो यही करते ना, एक रॉड पर लटका रखे हैं, तो एक सिलेंडर लटका देता तीन धागे से, फिर भी क्या ही फर्क पड़ रहा था, उसका सेंटर मास कहीं तो होता, तो वहां से नीचे बना दिया, समझ गए क्या। और चलो सेंटर मास नहीं भी समझ में आता तब समझना सर इस रॉड का जो पूरा वेट होगा ना, उस पूरे वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, वो दोनों कर रहे हैं ना। मैंने ऐसा तो नहीं लिखा T1 बराबर mg, मैंने ऐसा तो नहीं लिखा T2 बराबर mg, मैं क्या कह रहा हूँ, इस रॉड का जो टोटल वेट होगा उसको बैलेंस कौन कर रहा है, सर ये दोनों स्ट्रिंग ही है, आप समझ में आएगा। तो क्या मैं एक इक्वेशन हंसते हंसते बना सकता हूँ, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू m इंटू जी, इक्वेशन नंबर 1, पर इससे तो सॉल्व नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है कहानी, सवाल में कहीं इक्विलिब्रियम जैसा चीज तो लिखा नहीं है, बट इन्होंने हमसे कहा है कि भैया इस पे टिका हुआ है, ठीक है। और हम अब अगर हम इसको सोचे कि सर हम एनएलएम वाले चैप्टर से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो यार एक्सप्रेशन वगैरह कुछ दिया नहीं है,
तो यानी अब झक मार के एक नया चीज हमें सिखाया जा रहा है, क्या? टॉर्क। ऐसा पढ़ा हम लोगों ने, पर टॉर्क लगाने का सिचुएशन क्या होता है, क्या पता होना चाहिए? एक्सेस, दूसरा क्या पता होना चाहिए? फोर्स। यही से टॉर्क निकलेगा ना, एक्सेस फोर्स। टॉर्क जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आए, जहन में, तुम्हें समझना पड़ेगा। इसे टॉर्क आप तभी लगा पाओगे जब आपके पास एक्सेस हो। एक्सेस या तो दिया होगा या तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी ऐसी मैं तुमसे नॉर्मल भाषा में पूछता हूँ, अगर ये धागा को मैं यहाँ से काट दूं तो तुम्हें लगता है ये रोटेट करेगा? नहीं करेगा। ये करेगा ना यार। इस धागा को काट दो तो पक्का क्या? ऐसा है लॉजिक। अब देखो जरा हम एक्सेस कैसे डिसाइड, क्या आपको थोड़ी थोड़ी स्टोरी समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है? कि सर एक इक्वेशन तो अपन ने बना लिया, मुझे एक और इक्वेशन चाहिए ताकि ये T1 T2 सॉल्व हो पाए, ठीक है क्या? दूसरा इक्वेशन के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? टॉर्क का। कैसे? तो अब यहाँ पे ना हमारे पास तीन ऑप्शन है बच्चों की, हम कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। अब टॉर्क तो वहीं लग रहा होगा ना, फोर्स कहाँ पे होगा? तो तुमसे अगर मैं पूछूं कि फोर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो तुम बोलोगे सर एक यहाँ पे अवेलेबल है, और एक कहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पे जहाँ पे सेंटर ऑफ मास आपने कंसीडर कर रखा है, और एक यहाँ पे। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यही तीन जगह फोर्स अवेलेबल है? बढ़िया। अब तुम्हारे पास एक्सिस डिसाइड करने के लिए कितने पॉइंट्स हैं? सर कहाँ सेलेक्ट करें? तो अब यहाँ पे छोटी छोटी बात जो किताबों में नहीं मिलेगी, सर ध्यान से सुनना। हम सेफ जोन चलते हैं, याद करो। जब अपन टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क में क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा फ्रॉम एक्सिस से, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिरा दीजिए। आपको याद हो जो अपन पीछे पढ़ते होते थे, जैसे मान लो बच्चा एक चक्का है ऐसा, बढ़िया। अगर अपन यहाँ पे एक्सिस माने और मैं कहूं कि ये आगे की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं आपसे बोलता कि टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल, तो ये कितना तुम लिख दोगे फट से? क्यों? सर यहीं पे तो ये फोर्स लग रहा है। अरे नहीं समझे, फायदा है कि नहीं है? अगर मैं तुमसे बोल दूं कि टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो बोले सर फ्रिक्शन फोर्स भी तो यही लग रहा है। अरे जहां पे एक्सिस है वहीं पे फोर्स लग रहा है, तो फिर से टॉर्क कितना आएगा इसका भी? समझ गए क्या? तो हम चालाकी क्या करते हैं, जरा देखना देखना देखना। एक्सेस डिसाइड आप ना, जहां पर नंबर ऑफ फोर्सेस मैक्सिमम हो, मैक्सिमम समझते हो, नंबर्स नंबर्स मैक्सिमम मैक्सिमम हो, वहां एक्सेस चूज करो। फिर फायदा क्या होगा? जहां पे ज्यादा फोर्सेस होंगे, अगर तुमने उसको, अब देखो बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है, तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, एक्सेस तो कहीं भी सेलेक्ट किया जा सकता है, बरोबर है नहीं? पर आप एक्सेस ऐसी जगह चूज किया करो जहां पे ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस अवेलेबल हो। सर उससे फायदा क्या होगा? उन सभी फोर्सेस का टॉर्क उस एक्सिस पे कितना आ जाएगा? जीरो। तो हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, कुछ हवा लग रहा है। तो ये छोटी छोटी बात होती है जो हमें किताबें पढ़ने पे वो चिल्ला कैसे नहीं बोलता है, वो तो तुम्हें टॉर्क समझाएगा ना। पर हमें तो जल्दी, बाकियों से जल्दी करना है ना यार सॉल्व। तो अब मुझे दिख रहा है कि इस जगह पे तीन फोर्स लग रहा है, इस जगह पे एक ही फोर्स लग रहा है, तो मैं एक्सेस कहां, और दो ऑप्शन मेरे पास है, तो मैं कहां चूज करूंगा? यहाँ पे, क्योंकि इन तीनों फोर्स का टॉर्क वहां पे क्या लिख दूंगा? जीरो। तो केवल एक ही सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ समझ गए क्या? पर इस वाले सिचुएशन में जरा देखना, जहां आएगा सवाल वहां पे तो अब थोड़ा दिमाग में बैठ गया। अब यहाँ पे बच्चा अब सर इन तीनों में कहां सेलेक्ट करें? तो यहाँ पे अगर आप इस, यहां से अगर आप एक्सेस बनाते हो तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही फोर्स अवेलेबल है। यहाँ एक्सेस बनाए तो यहाँ पे भी केवल एक mg अवेलेबल है, और यहाँ अगर आप एक्सेस बनाओ तो यहाँ भी एक टेंशन। तो हर जगह तो इक्वली है ना? नहीं समझे? अरे हर एक्सिस पे एक ही फोर्स है, हर एक्सिस पे एक ही फोर्स है, हर एक्सिस पे एक ही फोर्स है, तो आप कहीं भी सेलेक्ट कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला। सवाल लगा के कैसे अप्रोच कर रहा हूँ? ये टॉर्क क्यों लगा पा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? बांधा हुआ है ना? अरे वो रॉड को ऐसे करके धागे से बांध दिया है ना, और टूटेगा तो घूमेगा ही ना यार, कहीं से भी टूटेगा तो घूमेगा ही ना। मतलब और इक्विलिब्रियम में है भी, गिर तो नहीं रहा है, तो टॉर्क की निशान लगाई जा सकती है। तो एग्जाम में थोड़ी लिखा हुआ है कि रोटेशन का क्वेश्चन है, तुम्हें खुद पहचानना पड़ेगा कि भैया एक रॉड को इसी तरह धागा से बांध दिया है। तो समझ गए क्या? तीन स्ट्रिंग बांधा होगा तो वहां तीन इक्वेशन बनाना पड़ जाएगा। तो तुम्हें इक्वेशन बनाने का एक और तरीका बस पता चल गया। तो मान लो, अब ध्यान से देखना और मेरी हेल्प करना। मान लो बच्चा मैं इस पॉइंट ए को एक्सेस मान लेता हूं, ठीक है? तो अब अच्छा ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो लगाएं इक्वेशन। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बेटा नेट टॉर्क इस पॉइंट ए, एक्सेस इसको ले लेते हैं, ए को अगर अपन एक्सेस ले लें, ठीक है? तो बताओ ए पे कितना टॉर्क लग रहा होगा इस टेंशन की वजह से? क्यों? सर एक्सेस इसी को लियो, फोर्स
मैंने उस वीडियो में बताया था कि ऐसे भी होता है कि बेटा अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उस एक्सेस से ही उस पॉइंट से गुजरता है तो टॉर्क जीरो ही होता है। और कॉमन सेंस मान लो अगर इसके पास कैपेबिलिटी ऐसे रोटेट करने की, तो अगर मैं इस पे ऐसे करके फोर्स लगाऊं तो कभी रोटेट कर पाएगा क्या? और ये लाइन हमेशा यहीं से ना उसके सेंटर से ही तो पास करेगा। ध्यान से देखना, आ जाएगा समझ में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस T1 की वजह से टॉर्क कितना होगा, तो तुम क्या लिख दोगे? सीधा सीधा जीरो लिख दो क्या? दूसरा बताओ, इसकी यहाँ पे टॉर्क ड्यू टू mg कितना होगा बच्चा? mg की वजह से बताओ, mg किधर लग रहा है? और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है? अरे L/2 नहीं दिख रहा है क्या? mg नीचे और ये डिस्टेंस कितना है? L/2। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा इसकी वजह से? mg इंटू L/2, ऐसा लिख सकता हूं मैं, पक्का। तीसरा, ये बी पॉइंट दिख रहा है क्या? जरा बी वाले का बताओ तो, बी पॉइंट पे टॉर्क कितना होगा? सोच के बताओ, किधर लग रहा है टेंशन? अरे फोर्स किधर है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यही है ना? इस एक्सिस से परपेंडिकुलर गिराओगे तो वो डिस्टेंस कितना आएगा? 3L/4। नहीं दिख रहा है यार, तो जरा बताओ कितना आया ये? T2 दिखा क्या? इनटू ये डिस्टेंस कितना है? 3L/4। कुछ समझे? अब जरा डायरेक्शन भी पकड़े रहना। अगर मैं आपसे पूछूं कि mg वाले टॉर्क का डायरेक्शन किधर, देखो ऐसा mg किधर लग रहा है, तो टॉर्क किधर? इनवर्ट है बेटा। r क्रॉस f करते हैं, ये रहा r, ये रहा f, r क्रॉस f करो, इनवर्ट गया। तो जो mg वाला है ये तो इनवर्ट है, ऐसा कर दूं। और अच्छा, b वाला जरा देखो तो, ऐसे T2 किधर लग रहा है? ऊपर, बाहर निकाल दो तो ये किधर है? आउटवर्ड। कुछ समझे क्या? और क्या ये इक्विलिब्रियम में है? तो जब अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो आप नेट टॉर्क जीरो लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हैं यार, ये हिल नहीं रहा है, तो नेट टॉर्क जीरो लिख सकते हैं? तो जरा आप मुझे बताओ कि पॉइंट ए पे अगर नेट टॉर्क अगर मैं आपसे पूछता, तो शायद आप बोलते टॉर्क ड्यू ए वाला, अरे T1 की वजह से, प्लस टॉर्क ड्यू टू mg प्लस टॉर्क ड्यू टू कौन सा बच्चा? 2 वाला है ना, या बी ले लो आप लोग, जैसा अच्छा लगे। हो जाएगा सॉल्व, देखो तो जरा। तो ए वाला बच्चा जीरो, mg वाला कितना आया है? हाँ, मान लो अगर अंदर, वैसे अंदर वाले को माइनस में लेते हैं, तुम्हारी मर्जी, फर्क पड़ता है। वेक्टर केवल डायरेक्शन में हेल्प करता है, एक तरफ प्लस ले रहे हो तो एक तरफ माइनस ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ गए क्या? तो डाउट नहीं है ना भाई? चलो, तो इसको मान लो अगर मैं प्लस में लिखता हूं mg वाले को, तो प्लस mg L/2, तो इसको किस में लिखना पड़ेगा? माइनस क्या था बच्चा? T2 3L/4। समझ गए क्या? तो क्या मेरे पास दो इक्वेशन आ गया? नहीं आया, पक्का ना? और नेट टॉर्क कितना होगा? क्यों? इक्विलिब्रियम में है। तो इक्वेशन जरा देखो तो क्या है आपके पास? T2 3L/4 इज इक्वल टू mg L/2। दिख रहा है क्या? L से L गया, तो T2 इज इक्वल टू कितना? अच्छा, 2 1 जा 2 2 जा, तो T2 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? 2mg बाई, ये 3 इधर आ जाएगा ना? कुछ समझे क्या? आगे T2, अब T2 को उठा के यहाँ रख दे तो T1 आ जाएगा, तब तो नहीं है। तो तुम ना इसकी जड़ को पकड़ो। क्या पकड़ना है? सर एक्सेस तो चाहिए ही चाहिए। तुम्हें एक और तरीका पता चल गया आज से इक्वेशन बनाने का। जब एनएलएम वाले चैप्टर में तो चलता होता था ना, तो वहां पे निपटा लेते। दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, देखो जरा। अब जो बच्चे आगे पूछेंगे मैं बता दूंगा, जो नहीं पूछेंगे वो क्या ही करेंगे। क्या इन टर्म से हम पहले ही फैमिलियर हैं? जैसे मैंने आपको पढ़ाया वहां पे कि ऑब्जेक्ट खिसका, मतलब तले लगाया फोर्स, तो मिला एक्सेलरेशन। अगर ये एक्सेलरेशन बच्चा कांस्टेंट होगा, तो क्या इक्वेशन ऑफ जो मोशन थे वो वैलिड रहेंगे? बढ़िया ना? तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। आपको ये सब रिलेशन याद है? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। मैं रिपीट नहीं कर रहा, सर्कुलर मोशन में मैंने पढ़ाया है ये सारी चीजें। अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ऐसा याद आ रहेगा? एक और फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अपन लिखते थे dv बाई dt, याद है? और dx से मल्टीप्लाई dx, मैंने कहा था दो याद रखने के लिए, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, तो a इज इक्वल टू अपने पास आता था v dv बाई dx, याद आया क्या? वैसे यहाँ पे भी बना सकते हैं ना,
अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। समझ गए क्या? अगर अल्फा भाई साहब अगर हमारे पास आगे कैसे कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन सारे वैलिड रहेंगे। देखो आप जरा फील करके देखो तो होगा क्या। दरवाजा को मैं कई बार ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि 1 सेकंड में इतनी रफ्तार में चला जाए। तो अब जैसे वहां पे मुझे कहता था कि एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, बताओ उस पर हम कितना फोर्स लगा दें कि उसकी रफ्तार इतनी हो जाए। अरे ऐसे सवाल तो सुने हैं यार हम लोगों ने। तो यहाँ भी नहीं बन सकता दरवाजे के इसमें। तो वहां फोर्स लगाने बोलता था, यहाँ टॉर्क लगाने बोलेगा। समझ गए क्या? वहां एक्सेलरेशन आता था, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। वहां वेलोसिटी आता था, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी आएगा। तो वो सारी चीजें फिर से रिपीट टेलीकास्ट चल सकती है ना। रिलेट कर ले गए तो तुम्हारे दिमाग में चीज से बैठ जाना चाहिए, सर वहां फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन चलता था, यहाँ टॉर्क आ जाएगा। ठीक है? और मास की जगह पे आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी प्रूव कराते, टेंशन ना लो। और जो वहां पे एक्सेलरेशन होता था वो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है? देखते चलो। जिन बच्चों ने इसको पुराने वाले सेगमेंट से रिलेट कर लिया तो उनको तो ऐसा लगेगा कि अब उसी का मॉडिफाइड वर्जन थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। और जो इसको नया चैप्टर लेके चलेगा वो गड्ढे में रहेगा। कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, वही चीजें तो आ रही है। ये तो सर्कुलर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है? चलो, तो अल्फा कांस्टेंट होगा तो पहला इक्वेशन याद ही होगा शायद, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये बहुत काम का है, सारा चक्कर अल्फा। जिस बच्चे को अल्फा निकालना आ गया वो निकाल लेगा। दूसरा, थीटा इज इक्वल टू, याद आ रहा है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू एस, सॉरी थीटा। तीनों याद है, कैसे लगाते हैं सब याद है। अल्फा रहना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, ये पढ़ाना नहीं कर रहा है, बस याद दिला दी। अब जरा चीजों को समझना, मैं थोड़ा हेल्प। वैसे तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है बट फिर भी हम थोड़ा चीजों को समझते हैं। आप इसको अब नया फॉर्मूले की तरह ट्रीट मत करो। आपका वो सब जब ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते थे तो वहां हम लोग पढ़ते थे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वहां चीजों को आगे बढ़ाना है तो आपको लगाना था फोर्स, और यहाँ पे चीजों को घुमाना है तो केवल फोर्स लगाने से काम नहीं चलेगा। फोर्स के साथ साथ दूरी भी देखनी पड़ेगी, तभी तो रोटेट करेगा। तो जो ट्रांसलेशन में फोर्स था वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? समझ गए क्या? वहां पे जो मास होता था वो यहाँ पे क्या बन जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बात आपको उसी का इफेक्ट दिखता है ना यार। एक यही मास है, जमीन पे ऐसे रखा हुआ हो, उसके पास एक इनर्शिया। वही मास को एक रॉड से ऐसे या एक धागे से यहाँ पे बांध के फिर छोड़े तो उसका इनर्शिया। वही मास को और बड़े धागे से लटका के फिर छोड़े तो उसका इनर्शिया। फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? समझ गया ना? तो यहाँ पे केवल मास पे डिपेंड नहीं करता, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता। बढ़िया, थोड़ा डेरिवेशन कर लेते हैं, देखो क्या है। बड़ी चीज नहीं है। मान लो मेरे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इस रिजिड बॉडी से ऐसे करके कोई एक्सेस पास कर रहा है। ये पढ़े अपन की गलती थी। अच्छा, मान लो बच्चा अगर मैं तुमसे कहता कि इस पॉइंट, अच्छा इसमें प्योर रोटेशन हो रहा है, मतलब आप ऐसे समझो ये ओमेगा से अपन इसको घुमा रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, बोल सकते हैं ऐसा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पी पे, और यहां मान लो कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं क्यू, कोई पॉइंट ले लेता हूं आर, ऐसे, और मैं इसको ओमेगा से घुमा रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये रहा एक्सिस ऐसे, और एक्सिस पे आप इसको इस तरीके से घुमा रहे हो, ठीक है, ऐसे ये घूम रहा है। अच्छा, अब मुझे बताना, इस पार्टिकल का इस एक्सिस से मान लो ये वाला दूरी आपको r1 दिया हुआ है, मान सकते हैं ऐसा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये डिस्टेंस r1 है और ये पूरा का पूरा बॉडी अल्फा से घूम, अच्छा चलो ओमेगा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट P पे जो मास होगा उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी? ओमेगा इंटू आर। यार अब तो बोल दो यार, ओमेगा इंटू आर। और एक्सेलरेशन पूछूंगा तो अल्फा इंटू, यार अगर तुम्हारे पास कभी फिक्स एक्सिस आ जाए, कोई तुमसे कहे कि यहाँ पे कोई मास पड़ा हुआ है, आपसे कहे कि बताओ इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, एक्सिस फिक्स एक्सिस है, तो वेलोसिटी क्या बोल दो? ओमेगा इंटू आर। एक्सेलरेशन पूछू तो अल्फा इंटू, यार ये सब तो याद हो जाना चाहिए, ओमेगा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, अल्फा इंटू, बैठ गया दिमाग में? बढ़िया।
अब जरा बताना मुझे, यहां पे अगर कोई m1 मास पड़ा होता तो इसके पास बच्चा एक्सेलरेशन कितना होता? तो तुम बोलते सर ये होता अल्फा इंटू R1। कर दूं क्या इसको? चलो स्मॉल r लिख देते, बाद में पता चला कंफ्यूज हो गया। तो मैंने लिखा अल्फा इंटू R1। बढ़िया। क्या इसका मास कितना है? m1। तो अगर मैं आपसे इससे, अच्छा पहले इसी को लिख लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है F1, तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है इसका m1, एक्सेलरेशन कितना है बच्चा? अल्फा इंटू, ऐसा लिख सकते हैं क्या? उसी तरह मान लो अगर ये कोई 0.2 होता, ये पॉइंट कोई 3 होता, तो क्या मेरे पास F2 इज इक्वल टू m2 इंटू अल्फा R2 होता? अगर कोई F3 होता तो m3 इंटू अल्फा R3। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे ये डिस्टेंस मान ले बाबा R3, ये डिस्टेंस मान लो R2, यहाँ पे कोई मास m2, यहाँ पे कोई मास है, ऐसे करके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे किसी रिजिड बॉडी में। ऐसे लिख सकते हैं। बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इसको रोटेट कराने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? टॉर्क लगा रहे हैं। और टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है सर? फोर्स लगा के। तो मैंने कहा ना, मान लो यहाँ पे F1 F2 ऐसे सबको जोड़ दिया जाए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ नेट टॉर्क कितना लग रहा होगा, तो मेरे ख्याल से बच्चे कहेंगे सर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से। तो ये आई थिंक दिख भी रहा होगा आपको, ये R1, ये R2। तुम्हें अगर याद हो तो ये जो अल्फा, ये एक सेकेंड, ये जो ए होता था और ये जो आर होता था उसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता था। जो वी होता था, जो सर्कुलर मोशन पढ़ा है देख लेते हैं, वहां बताया था बी और आर में 90 डिग्री। याद आ गया? ए और आर में 90 डिग्री। ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन अगर ऐसा है तो फोर्स भी किधर जा रहा है? ऐसे ही तो जा रहा है। और ये रहा ये डिस्टेंस। क्लियर? तो अब मुझे बताओ, तो अगर आप मान लो τ1 लिखते तो फोर्स कितना लिखोगे? देखो तो m1 अल्फा R1, और डिस्टेंस कितना बचा ये वाला? इंटू R1। को समझे क्या? तो ये क्या आ जाएगा? m1 अल्फा R1 स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ऐसे ही करके मैं मान लो τ1 प्लस τ2 ब्ला 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 टाउ n तक कर सकता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो अब मुझे बताओ τ1 कितना होगा? तो मेरे ख्याल से तुम बोलोगे सर m1 अल्फा R1 स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। दूसरे वाले के लिए बोलो m2 अल्फा R2 स्क्वायर ब्ला 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 mn अल्फा Rn स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। इनमें खास बात क्या है कि सब में अल्फा तो कॉमन ही आएगा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिजिड बॉडी में बचा एक किसी एक्सिस के अलावा एक बार वो घूम रहा है तो उसका ओमेगा कांस्टेंट रहता है, उसका अल्फा कांस्टेंट रहता है। तो अब जरा ध्यान से देखो और मुझे कुछ बताओ तो यहाँ पे क्या आ रहा है? अगर मैं बच्चा अल्फा को ले लूं कॉमन, तो अंदर में क्या आएगा? देखो तो m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर ब्ला 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 mn Rn स्क्वायर। क्या तुम्हें इसको देख के कुछ ख्याल आ रहा है कि ये कौन है? कौन है? इनर्शिया पढ़ रखा है ना यार, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर। तो यहां से ये रिलेशन स्टैब्लिश होता है, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। कुछ हवा लगा क्या? ठीक है। अब ना इसमें देखो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इसमें ये दिमाग में रखो, वहां नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता था, यहाँ मास की जगह कौन आ रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? और डिपेंड करता है ना बच्चा रोटेशन इनर्शिया पे करता है। करता है क्या? वही मास एक्सेस बढ़ा दो, इनर्शिया ज्यादा आ जाता है। अरे जितना आर1 बढ़ा है ना सब। अब इसमें जरा देखो, आपको एक चीज बहुत ध्यान से ध्यान ध्यान रखना है बच्चा, ये टॉर्क और ये जो इनर्शिया है ये हमने ड्राइव किया है एक ही एक्सिस के लिए किया है ना। एक्सिस किसको लिया था? यही ना। तो जो तुम टॉर्क और ये जो इनर्शिया निकालोगी किसके लिए निकालोगे? सेम एक्सिस के लिए। क्लियर है? पहला पहला पहला। ठीक है। दूसरी बात, ये जो टाउ है और ये जो अल्फा, इनका जो डायरेक्शन रहता है वो सेम रहता है, दोनों एक्सियल वेक्टर ही है। भूल गए? ये अच्छा इसको कैसे घुमाया है? कहाँ गया? अच्छा ऐसे घुमाया था। पक्का ना? अरे ऐसे ऐसे घुमा, सॉरी ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं ना?
तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो समझ गए क्या? टॉर्क के लिए जरा निकालो। अच्छा उल्टा हो जाएगा क्या यार? मैंने उल्टा घुमा दिया है। ठीक, एक R1 और अच्छा नहीं ठीक तो है, इधर लगा रहे हैं ना। देखो R1 घुमा, ऐसे लिया है ना एक्सेलरेशन यार, तो एक्सेलरेशन इस तरफ था, तो फोर्स भी इस तरफ है, तो R1 ये रहा, फोर्स ये रहा, तो टॉर्क किधर जा रहा है? नीचे। और अगर अल्फा का भी डायरेक्शन देखो, घूम कैसे रहा है? ऐसे घूम रहा है ना, तो ये भी नीचे। समझ गए क्या? तो अल्फा यहां मैं लिख दूं, टॉर्क, और सॉरी दूसरे कलर से लिख देता हूं, तो कोई छोटी छोटी बातें प्लस पर दिमाग में रखना। टाउ और अल्फा बोथ हैव सेम डायरेक्शन। अब ऐसा नहीं कि हमेशा सेम ही रहेगा। अब मैं टॉर्क लगा के अगर उसको घूम रहा है, रोकना चाहता तो अपोजिट रहेगा ना। लेकिन अगर किसी को रोटेट करवाने की कोशिश करे तो अल्फा और टाउ एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। रोटेट कराना, घूम रहा है, रोकना तो अपोजिट लगाना पड़ेगा ना। बढ़िया। अब आ जाओ थोड़ा न्यूमेरिकल्स के स्टेप्स, और यहीं पे सब कुछ है। यही वाला पार्ट बच्चों को टफ लगता है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें मैं अच्छे से सिखा पाऊँ। देखो जरा कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही एक्सिस के अलोंग लगाना है। टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही एक्सिस के अलोंग लगाना है। हर सवाल में अल्फा के पीछे भागो। तुम इस बात को पकड़े रहो कि सर हमारे पास जो फॉर्मूला आ रखा है, दो ही फॉर्मूले चलेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ गए क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेना है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक परपेंडिकुलर गिरा दो, उस एक्सिस पे ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा एक और टॉर्क का फॉर्मूला क्या चुका हमारे पास? आई इंटू, कई बार ये अल्फा निकालने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन का। समझ गए क्या? अल्फा के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे अगर आप जरा सोचना, कितनी इंटरेस्टिंग बात होती है, जरा सोचना कि मान लो अगर किसी रिजिड बॉडी में, किसी भी रिजिड बॉडी का, अगर मैं तुम्हें अल्फा दे दूंगा और मैं पूछ दूंगा कि बताओ इस यहाँ पे कोई एक मास m है, इसके पास कितनी वेलोसिटी है, इसके पास कितना एक्सेलरेशन है, बताया जा सकता है आराम से अगर अल्फा पता हो तो। कैसे? अरे यार सुनो सुनो ध्यान से, ध्यान से। मैंने कहा यहाँ पे कोई एक मास m1 है, यहाँ पे कोई मास m2 है, और तुमने किसी तरह से ये फाइंड आउट कर लिया कि ये घूम कितने से रहा है। अल्फा मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिया, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका ये टेंजेंशियल, समझ रहे हो क्या? अरे रिलेशन बिटवीन लीनियर और एंगुलर तब नहीं आता था ना। बी लीनियर वेलोसिटी होता था, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता था। ए लीनियर एक्सेलरेशन होता था, अल्फा एंगुलर। पढ़ाए हैं शायद, वहीं से ये रिलेशंस आए थे। ठीक है। तो अगर किसी ने मेरे से पूछा कि इस m1 के पास अभी कितना एक्सेलरेशन है, समझ गया लीनियर वाले की बात कर रहा है, वैसे घूम रहा होगा ना, किस पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन है। सर एक किसी भी तरीके से आप अल्फा निकाल लो पहले, किसी भी तरीके से अल्फा निकाल लो। तो अगर मुझे अल्फा पता होगा तो मैं सिर्फ क्या देखूंगा? अच्छा R1 डिस्टेंस है, तो इसका इसका एक्सेलरेशन कितना बोलूंगा? बोलो अल्फा इंटू, कुछ समझ गए क्या? किसी ने कहा कि यहाँ पर कोई है R2 डिस्टेंस पे, इसका इक्वेशन कितना होगा? तो सीधा क्या चेक दो, बोलो R2 इंटू, क्योंकि अल्फा तो सबका सेम ही रहेगा ना, तो तुम किसके पीछे भागोगे? किसके पीछे? सवाल में पूछा हो, जैसे तुमने कहा रोटेशन के सवाल अगर मिल रहे हैं, वहां पे पूछा इसका रफ्तार कितना होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, जो मर्जी पूछा, पहले अल्फा निकाल लो। क्योंकि तुम्हारे पास अल्फा निकल जाएगा तो तुम थोड़े फ्री हैंड हो जाओगे। एक तो तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगा सर ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, एक तो ये रिलेशन पता है मुझे, एक रिलेशन पता है सर टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। और सर टाउ निकालने के लिए हमारे पास एक दो तीन, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। अगर ये तीन पकड़ लेंगे आप, सारे क्वेश्चन यही तीन से बनेंगे, सिर्फ यही तीन से बनेंगे, यही तीन से बनेंगे, यही तीन से बनेंगे, सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो नया नहीं पढ़ रहे, हमारे पास ये तीन चीजें हैं। तुम अल्फा क्यों निकालने जा रहे हो? रोटेशन पढ़ रहे हैं, रोटेशन किसी एक्सिस पे ही होगा। एक बार मुझे पता चल गया उस एक्सिस के अलोंग कितना अल्फा है, कितना ओमेगा है, तो काम बन जाएगा ना। क्योंकि अल्फा और ओमेगा हर एक मास के लिए, जो भी रिलेटेड पॉइंट में कोई भी आप पॉइंट उठाओगे, उन सभी पॉइंट के लिए अल्फा और ओमेगा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। समझ गए?
सवाल कहीं का भी पूछे, अल्फा पहले निकालो, और क्योंकि अल्फा ओमेगा को आप कहीं भी यूज कर सकते हो ना यार, पूरी बॉडी में कहीं भी यूज हो जाएगा, और अल्फा ओमेगा सेम रहेगा। तो यही 3 फॉर्मूले, और जरा देखो कैसे कहानी चलेगा। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, ड्रॉ एफबीटी, दूसरा टेक टॉर्क अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तीसरा T इज इक्वल टू आई अल्फा। नया नहीं पढ़ रहे हैं, अब चीजें रोटेट हो रही हैं, तो फोर्स ने शक्ल ले ली टॉर्क की, मास ने शक्ल ले ली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और एक्सेलरेशन ने शक्ल ले ली किसकी, अल्फा की। ठीक है, चलो देखते हैं। दिख रहा है ये क्वेश्चन? आराम से करते हैं, परेशान नहीं होगा भाई, एकदम आराम से मोहब्बत से देखते चलो कैसे सॉल्व होता है। अब मेटल कॉइन ऑफ मास, अच्छा, जो टॉर्क होगा और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्या वो सेम एक्सिस पे निकालना है क्या अलग अलग एक्सिस पे निकालना है? सेम है, क्यों फॉर्मूला किसके लिए निकाला था? सेम एक्सिस से इनर्शिया भी देखा, सेम एक्सिस से टॉर्क भी देखा, एक्सिस चेंज नहीं करना। ऐसा मतलब है कि सर इस एक्सिस से टॉर्क निकाल लो और इस एक्सिस से इनर्शिया निकाल लो और दोनों को टॉर्क विकल्प ट्वाइस, ऐसा नहीं करना है, एक ही एक्सिस से, एक ही एक्सिस से, एक ही एक्सिस। पढ़ो, अ मेटल कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम, कुछ समझ में आया क्या? ये एक मेटल कॉइन यानी डिस्क हो गया, कॉइन बोल तो डिस्क ही हुआ ना बच्चा, जिसका मास कितना दे दिया अपन को, बहुत बढ़िया, रेडियस कितना दे दिया है, 1 सेंटीमीटर, बढ़िया, is fixed to a thin stick AB of a negligible mass as shown in the negligible mass से इसको चिपका दिया, जो भी किया है। और फिर क्या बोला है, the system is initially at, ऐसा बोल दिया उसने कि भैया अभी रेस्ट पे कुछ नहीं हो रहा है। फिर बोला है the constant torque that will make the system rotate about, अब आपसे क्या पूछा है कि constant torque जो कि इस डिस्क को, मतलब इस कॉइन को इस AB के अलावा क्या करा सके, कुछ समझ गए क्या? अरे डिस्क कैसे होता ना, ये दिख रहा है क्या डायग्राम में, ये एक्सिस, अरे मतलब सिक्के को ऐसे घुमाना है, तो समझ गए क्या? ये ऐसा मान लो सिक्का होता है, वैसे दिख नहीं रहा, तो लाइक ऐसे। तो अब आपको क्या पूछा है, इससे टॉर्क पूछा है कि कितना टॉर्क हम लगाए, पढ़ो ध्यान से, the constant torque that will make the system rotate about AB at 25 rotation per second in, कुछ हवा लगा के क्या बोला इसने, पूछा है कितना टॉर्क आप लगा दो, वो हमसे पूछा है कितना टॉर्क आप लगाओ, ये भाई साहब 1 सेकंड में कितना रोटेशन लगा ले, 25 बार घूम जाए, और इस प्रोसेस में टाइम कितना लगे, कितना टॉर्क कितनी देर में पहुंचा देना है, 5 सेकंड में। नहीं समझे? हमसे पूछा है कितना हम टॉर्क लगाएं कि ये 1 सेकंड में कितनी बार घूम जाए, और रेस्ट पे बैठा हुआ है ना। अगर मैं एक लीनियर मोशन का सवाल देता और मैं कहता एक मास वहां पड़ा हुआ है, बताओ हम उस पर कितना फोर्स लगाएं कि वो इतना दूर चल जाए इतने टाइम में, तो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता? फोर्स लगा रहे हो, एक्सप्रेशन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से ही तो गिरते हैं अपन। लग रहा है नहीं, टफ हो रहा है। तो अब बताओ हमारे पास डाटा में क्या है, इनिशियली रेस्ट पे दिया, मैंने कहा ना हर सवाल को करने के लिए अल्फा से तो गुजरो, पहले अल्फा निकाल लो, क्योंकि अल्फा से ही आप टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिख पाओगे ना यार, तो अल्फा तो पहले निकाल लो। तो इनिशियली रेस्ट पे बोला था, मतलब इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा नॉट, बढ़िया क्या। और जो तुमको दिया है 25 रोटेशन पर सेकंड, ये क्या होता है, 1 सेकंड में 25 बार घूमना, मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी है यार, कैसी बात, 1 सेकंड में हमने तुम्हें 10 थप्पड़ मारा, हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 10 ही ना हुई। प्रैक्टिकल करना चाहिए, मन तो ऐसा कर रहा है बारी बारी से। तो इधर आ जाओ बच्चा, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 25 रोटेशन पर सेकेंड, बढ़िया। और इतनी फ्रीक्वेंसी कितनी देर में पहुंचानी है, 5 सेकंड में यहां तक ले जाना है। तो अब यहां तक ले जाने के लिए मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, कुछ समझे क्या, यानी क्या लगाना है, टॉर्क लगाना है, ठीक है। तो अब बताओ मेरे पास टाइम कितना है, 5 सेकंड का, तो 5 अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर इतना, और निकालना है, मेरा मोटो क्या है, क्या निकालना चाहता हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी है, अल्फा निकालना है, और टाइम है, तो 2 से तो नहीं इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने कहा था 3 पता होने चाहिए तब तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो तीसरा यहां से हेल्प किया जा सकता है क्या, नहीं,
अरे यार ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, याद आ रहा है क्या? या फिर शायद तुम्हें ये याद हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी होता है। 1/t को ही क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो समझे क्या? तो फाइनली हम उसको कितना, कितने, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है 25 रोटेशन पर सेकेंड, तो 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी निकाल सकते हैं। ऐसे करके कैसे निकालेंगे बोलो? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 25, तो ये कितना हो जाएगा 50 पाई रेडियन पर सेकेंड। समझ गए क्या? फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, टाइम पता है, अल्फा निकल जाएगा आराम से। कौन सा इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लें? तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। रखते जाओ आराम से, कोई ऐसे दम मत सोचो कि नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स में चीजें चेंज नहीं होती है, बस यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई होगी। हम रोटेट कर रही है, हमें फील भी आता है। इसे धक्का लगा दिया तो रोटेट नहीं होगा सर, एक पर्टिकुलर एंगल पे किसी डिस्टेंस पे लगा होगा तभी रोटेट होगा। मास रोटेशन में मास का रोल अलग हो जाता है। यही मास यहाँ पे रहेगा तो कुछ और इफेक्ट देगा रोटेशन, यही मास को आखिरी में देगा तो कुछ और इफेक्ट मिलेगा। समझ गए? तो पिछले वालों से देख के रहो, तुम्हारी चीजें थोड़ी स्मूथ चलेगी। तो अब बताओ मुझे, ये कितना आया था हमारे पास 50 पाई, ये कितना था और टाइम कितना था? तो अल्फा कितना आ जाएगा 10 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए क्या? अल्फा आ गया। अब तो कहानी खत्म, अब नहीं कर सकते सॉल्व। अब क्या करेंगे बताओ, क्या निकालना था? बोलो बोलो। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू, यही पढ़े हैं ना? क्या मेरे पास अल्फा आ चुका है? अब मुझे क्या चाहिए? आई चाहिए। क्या तुम्हें इस डिस्क का इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है? 4 पाई, क्या होगा बोलो बोलो? अरे डिस्क का जब इधर होता था तो क्या होता था, mr²/2। सो हो गया तो mr²/4 पैरेलल एक्सिस थ्योरम से mr²/4 प्लस mr²। अब देखो मैं कुछ नहीं, इसीलिए चैप्टर टफ हो जाता है। अब अगर तुम्हें ये याद रहेगा तब तो, ये मेंस का सवाल है, ऐसा नहीं कैसे कुछ भी। और कितना टफ दिया है। तो इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता बच्चा, तुम करते ना ICM प्लस m इंटू एक्स का स्क्वायर, ये करते हैं। अच्छा डिस्क पे परपेंडिकुलर होता था, ये हमने याद किया था mr²/2। सो गया तो mr²/4, और इसी का पैरेलल इधर जा रहे हैं ना। समझ गए क्या? तो क्या लिख दूं मैं यहाँ, देखो तो mr²/4 प्लस mr²। कुछ समझे क्या? ये कितना हो जाएगा 5/4 mr। समझ गए? तो अब क्या चीज दो बोलो, सेट टाउ निकालना था आपको। आई की जगह क्या लिख दो 5/4, और मास कितना दिया था बच्चा बोलो 5 ग्राम ना। केजी में लिखे तो कैसे लिखूंगा 5 इंटू 10⁻³ नहीं आया समझ में। रेडियस बोलो 1 सेंटीमीटर था, स्क्वायर में करना है, मतलब मीटर में करो तो 10⁻⁴ होगा। 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ क्या लिख दिया 10⁻⁻⁴। ठीक है क्या? अल्फा निकाल चुके हम लोग पहले ही, कितना रखा है 10 पाई। समझ गए क्या? क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से? अब ये भी नहीं कर पाओगे तो मेरी कोई गलती नहीं। तो खास बात क्या है, अल्फा पे पकड़ बनाओ। किस पे पकड़ बनाओ? अल्फा। अल्फा पकड़ बनाने के बाद क्या पकड़ो? एक्सिस। अल्फा ढूंढो, एक्सिस ढूंढो। एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग टॉर्क, और इसी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी एक्सिस के अलोंग टॉर्क, इसी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ठीक है? ठीक है, थोड़े आसान आसान समझ लेते हैं। देखो बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस छोड़े हैं आपके लिए, आगे पूछोगे मैं बता दूंगा। टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं, क्वेश्चंस उतने नहीं हो सकते अभी। मैं या तो इसमें से हटा के फिर क्लास में लेकर आऊं, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मैंने तुम्हें दे दिया कि आप घर पे एक बार करो, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है? ये तो सही हो चुका है। चलो कल मिलेगी ना रिकॉर्डिंग इसकी?